गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 13 सितंबर है तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और न्यूज़ के साथ साथ निबंध के कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है जो आप लोग के लिए यूपीएससी के साथ पीसीएस, जिसमें आप लोग बीपीएससी दे रहे हों, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, जेपीएससी, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, तो आपके लिए यह करेंट अफेयर्स को लेकर जो भी क्यूरी है, जो भी समस्या चल रही है, उसके समाधान के तौर पर आप लोगों के सामने ये लाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं और डिस्कशन टॉपिक आज क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक है स्वदेशी तकनीक की बनी शक्तिशाली मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये मिसाइल कैसे हमें रणनीतिक स्ट्रेटजी तरीके से आगे करेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे पीटी फैक्ट के नज़रिए से। साथ ही इसमें देखेंगे रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया प्लान क्या है, राष्ट्रीय उत्पादन नीति क्या है रक्षा क्षेत्र का, फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या की गई है रक्षा उत्पादन नीति में, वो महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे। साथ ही देखेंगे रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसे डैक कहा जाता है, DAC। उसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसे IGMDP कहा जाता है, उसे हम देखेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को देखेंगे। तो इसके स्ट्रेटजी जो आपको कोर टॉपिक है उसे भी देखते चलेंगे, जो आपको लगातार आपको यह आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही देखेंगे हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन अमेरिका वारफेयर, जो भारत को दिया जाएगा, उसके संबंध में कुछ नोट आया है, तो उसे भी हम लोग देखते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहली बार 2 ये अंतरिक्ष यात्रियों ने ये किया प्राइवेट स्पेस वॉक। तो प्राइवेट स्पेस वॉक क्या है, इसमें क्या बाज़ार है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार किस रूप से इस पर विकसित हो रही है, भारतीय इसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा। फिर चीन संग बड़ा मुद्दा है क्या, बढ़ते सैन्यीकरण। तो इस प्रकार के जो एस जयशंकर जी के द्वारा बोला गया है, तो बढ़ता सैन्यीकरण चीन का क्या है उस पर हम चर्चा करते हुए देखेंगे। भारत चीन संबंध एक परिचय के तौर पर, सीमा विवाद समाधान तंत्र भारत और चीन का क्या है उस पर चर्चा करेंगे। भारत चीन विवाद के मुद्दे क्या है उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत तथा चीन के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, द्वितीय एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो उस पर क्या महत्वपूर्ण बातें की गई, उन सारे मुद्दों की बात करेंगे। फिर आपको 16 सितंबर को दौड़ेगी देश की पहली वंदे मेट्रो। तो वंदे मेट्रो किस प्रकार से हमें सेमी हाई स्पीड का जो रेल नेटवर्क देता है, उसमें क्या पीटी फैक्ट आ सकता है, उससे हम चर्चा करेंगे। आज के संपादकीय में महत्वपूर्ण है ऊर्जा के क्षेत्र में नए विकल्पों की तलाश। तो ये मैंने इस पर कल भी न्यूज़ एनालिसिस किया था, जिसमें हरित हाइड्रोजन की बात की थी। आपको इस तरीके से जो नवीन ऊर्जा क्षेत्र डेवलप किए जा रहे हैं, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। लास्ट में आज देखेंगे राजनीतिक स्वार्थ के लिए संकट को निमंत्रण। तो किस प्रकार की राजनीतिक स्वार्थ चल रही है, किस प्रकार के संकट है, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। कोई भी पॉइंट अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में उसका प्रश्न जरूर लिखिएगा, क्योंकि चीज़ें आपको बताई जा रही है, उसका अधिकतम लाभ लेंगे। चलिए, युक्ति आयुष के साथ जुड़ने के लिए विभिन्न माध्यम है, जिसमें टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो आप ज़रूर हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यह पंचतत्वा जो बीपीएससी के एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हो, 70 और 71 जो देंगे, उनके लिए पंचतत्वा आधार होगा। रीज़न उसके पीछे है, जो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हम चीज़ों को कवर किए हैं। इसका आपको PDF ग्रुप में शेयर किया जाता है, तो आप इसे ज़रूर देखिए एक बार। आपको प्रीलिम्स के स्तर पर क्या करना है, हम लोग वही पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आ रहा है, जो एग्ज़ाम में आएगा। इसके अलावा आपको अतिरिक्त नहीं, ज्ञानी नहीं बनना है। आपको एक एस्पिरेंट के तौर पर आपको सिलेक्शन लेकर जाना है, अच्छे पोस्ट पर अपना सीट पक्की करनी है। तो इसके लिए आपको रणनीतिक तौर तरीके से चीज़ों को कवर करने की आवश्यकता है। यह बारकोड जारी किया गया है पंचतत्वा के माध्यम से। देखिए, इसमें आप युक्ति है इसके विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आप किसी प्रकार का लिंक अगर चाहते हैं तो आप इसको स्कैन कीजिएगा, संबंधित लिंक तक पहुंच जाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं।
आपको डेली डू यू नो दिया जाता है, जिसमें आपको कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के संदर्भ में संक्षिप्त चर्चा रहता है। तो आपको यहाँ से डेली एक को टॉपिक मिलेगा, तो 365 टॉपिक आप एक साल में कवर कर पाएंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको पीटी फैक्ट के चीज़ों को कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बारकोड दिया गया है, यह व्हाट्सएप चैनल का है, जो आपको सबसे पहले डू यू नो वहीं पर शेयर किया जाता है। तो आप इसे स्कैन कर लीजिएगा अपने गूगल स्कैनर से, और आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं न्यूज़ के संदर्भ में। तो देखिए, भारत ने किया स्वदेशी तकनीक से बनी शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण। अब है कि कहाँ किया गया, सबसे पहले तो यही आपको पीटी फैक्ट याद रखना। उड़ीसा के चांदीपुर समुद्री तट में ज़मीन से हवा में तेज गति से प्रहार। तो कहाँ से करेगा, ये आपको स्पेस, आपको ज़मीन से यह हवा में करने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार का यह मिसाइल है। यह अत्याधुनिक शक्तिशाली मिसाइल, जिसे हम लोग नाम क्या दिए हैं, BLSRSAM। तो यह मिसाइल क्या करेगा, स्वदेशी तकनीक से बनी हुई शक्तिशाली है, पल भर में दुश्मनों का तबाह कर सकता है। इसकी मारक क्षमता याद रखना है 30 किलोमीटर तक है, और यह 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। अर्थात इसका डेप्थ जो है, ध्यान रखिएगा, यह जाएगा कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 30 किलोमीटर। अर्थात हम बात कर रहे हैं इसकी 30 किलोमीटर, आपको ध्यान रखिएगा 30 किलोमीटर क्षमता, मारक क्षमता है। सॉरी, उल्टा मैं बना दिया थोड़ा सा, वही मैं सोच रहा था उल्टा कैसे ये हो गया। ये 30 किलोमीटर है, और ये मारक क्षमता इसका 12 किलोमीटर के संदर्भ में ध्यान, ऊंचाई जाएगा, और इसकी मारक क्षमता 30। तो इसका डेप्थ को समझिएगा कि हम आपको किसी युद्ध में अगर हम इस मिसाइल का उपयोग करते हैं, जो 12 किलोमीटर दूर पर क्षेत्र में रन में हम रहेंगे, वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं बेहतर तरीके से। यह ध्यान रखिएगा एकीकृत चांदीपुर एकीकृत परीक्षण केंद्र के आसपास किया गया। अब वहीं ध्यान रखिए डीआरडीओ की चर्चा है, तो कुछ फैक्ट आपको याद रखनी है। क्या फैक्ट याद रखनी है कि आपके संदर्भ में रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया प्लान क्या चल रहा है, यह बहुत ही चर्चा का विषय है। मेक इंडिया पहल अंतर्गत भारत सरकार क्या करे, पूर्व में ही बड़ी संख्या में ऐसे कदम उठाए गए जिसमें भारत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पर दे रहा। पहले हम क्या करते, दूसरे देशों से अपने हथियारों को मंगाते थे, जिसके लिए हमको डॉलर में आपको पैसे देने होते थे, डॉलर के मूल्य में उसको मूल्य चुकता करना होता था। तो इससे क्या होता था, विदेशी मेरा जो पूंजी है वो समाप्त होता था। इसके तहत हम क्या कहते, दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी बढ़ गई थी रक्षा क्षेत्र में। अगर आपात स्थिति ऐसी हो जहां पर युद्ध हो रहे हैं, जैसे हम कारगिल का युद्ध देख सकते हैं, कारगिल के युद्ध में इसका हमको केस स्टडी मिल चुका है, जहां पर हम राह बटोर रहे थे कि दूसरा देश हमें सपोर्ट करेगा, औने पौने दाम पर क्या करेगा, आपको वार के समय खरीदारी करेगा आपसे। जो सामान अभी 10,000 में मिल रहा है, युद्ध के समय वही सामान 1 लाख में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 9 से 10 गुना क्या करते हैं, अतिरिक्त पूंजी व्यय करते हैं, जो हमारे किसी न किसी रूप से क्या होता है, वित्तीय जो आवंटन है उसको प्रभावित करता है। वित्तीय जो हम बचाव कर रहे हैं, अर्थात हमारी जो पूंजी है निर्माण, वो क्षमता घटा देती है। तो इसलिए अगर इन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढना है तो हमको रक्षा क्षेत्र में अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम, अर्थात भारत के बने हथियारों को क्या करना होगा, अपने युद्ध के लायक बनाने होंगे। युद्ध के लायक बनाने के साथ साथ क्या करना, दूसरे देशों को हम बेचने की कैपेसिटी भी डेवलप करें, ताकि इनसे आय सृजित करें। तो जो खरीदने समय अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था, जब हम बेचेंगे जस्ट इसका रिवर्स हमें क्या प्राप्त होगा, हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, दूसरे देशों की निर्भरता, हम दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं, आयात में स्थिति हमें क्या करें, निर्यात की स्थिति में बेहतर हो जाएगी। जस्ट इसका अपोजिट डाइवर्सन का लाभ होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें आपके लिए लाभदायक कभी हानिकारक होगी, वो आने वाले समय में लाभदायक हो सकती है। तो ये आपको चीज़ें समझने के, जो लॉस चल रहा है वो प्रॉफिट में आप कमा सकते हैं उस चीज़ को। तो रणनीतिक तरीके से क्या है, यह बेहतर कदम माना गया। और हमने इसके लिए लक्ष्य बना रखे कि हमको कब तक कितने रुपए का हमको क्या करना है, दूसरे देशों को क्या करना है, बेचना है सामान। उसके लिए साथ साथ हम आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र को बना सके। तो इसीलिए आपको ये टेक्निक ध्यान में रखनी, याद रखनी। देखिए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा 26% के बढ़ाकर 100% कर दी। किसमें,
कि उत्पादन में किया गया। ध्यान रखिए किस प्रकार के उत्पादन, यह हम परमाणु हथियार जैसे के लिए हम ये नहीं दिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हम रक्षा से मेड इंडिया प्रोग्राम के तहत अगर इन्वेस्ट करना चाहती है हमारी कंपनियों में तो वो कर सकता है। चलिए इसके आगे ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के समान ही निजी क्षेत्र को भी अवसर दिया गया है। तो औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सुदृढ़ करना शामिल है। अर्थात कहने का मतलब पहले DRDO, इसरो जैसे जो संगठन और भी संगठन जो रक्षा सार्वजनिक कंपनियां हैं उसके द्वारा निर्मित की जाती थी, जैसे हाल का हम नाम ले सकते हैं। ये सब क्या करती थी, रक्षा उत्पादन कर सकती थी, रक्षा उत्पादन के तंत्र बना सकती थी। इसरो के सहयोग से भी बनता था, ऐसा नहीं कि इसरो केवल अंतरिक्ष में ही चीज़ें भेजती है, टेक्निकली सपोर्ट करता है। अब इसके अतिरिक्त ध्यान निजी संस्थाओं को भी क्या दिया गया, यह अधिकार दिया गया आप क्या करें, हथियारों का निर्माण करें जो सेना के उपयोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब रणनीतिक तौर पर हम इससे आगे होंगे। इससे क्या होगा कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्टर खुलेगा। इससे नवीन प्रौद्योगिकियां डेवलप होंगी। साथ ही साथ क्या होगा कि हम नए क्षेत्रों का विकल्प ढूंढ सकेंगे। ये सब चीज़ें आपको अवसर के तौर पर देखने को मिलेगा। अब रक्षा उत्पाद नीति क्या है, इसी के साथ जब देखिएगा तो ध्यान रखिए इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पाद नीति की घोषणा की थी। इसे ध्यान रखिए, ये आंकड़े याद रखिएगा। इस नीति में 1,70,000 करोड़ के उत्पादन की बात की गई थी, जो 35,000 करोड़ रुपये के निर्यात के कारोबार का लक्ष्य रखा गया था 2025 तक। तो इसके करीब हम लोग बहुत है, लगभग 28,000 करोड़ के आसपास हम लोग निर्यात अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कभी 27 होता है, कभी 28, पर हम 35,000 करोड़ का निर्यात का कारोबार कब तक रखें, 2025 तक। और उत्पादन कितना रखें, 1,70,000। तो इस तरीके से आपको ये आंकड़े याद रखने 2025 तक, ठीक है। उसके आगे हम बात करें रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 2 रक्षा गलियारों का निर्माण की घोषणा इस रक्षा उत्पादन में की गई। जैसे हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें, DRDO की परियोजनाओं की निगरानी करना, उन्हें निश्चित समय से जोड़ना रक्षा उत्पाद नीति का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रक्षा उत्पादन नीति में भारतीय कंपनियों खरीद की नीति को शामिल करना। DPSU, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियों अनुसंधान के लिए अधिक खर्च करना था। जो मैं अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा था, R&D की, वो आपको यह करना होगा। इसके लिए DPSU के तहत किया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो होता है उसके जवाबदेहिता सुनिश्चित करना है। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अर्थात हथियारों का निर्माण करता है थल सेना के लिए, वो चीज़ें आपको ध्यान रखना। उसके लिए और भी जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, नए नए हथियारों को सृजित करने के लिए उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र के साथ जोड़ना। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके आगे रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसे डिफेंस इक्वेशन आपको कौन से DAC कहा जाता है। जो ध्यान रखिए रक्षा अधिग्रहण परिषद क्या है, तो देखिए आपको राजनाथ सिंह है जो रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में इसकी बैठक होती है, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ साथ उनके संबंध क्षेत्र के लोग भी जुड़े रहते हैं। ध्यान रखिएगा ये 2001 में कारगिल युद्ध की रक्षा, जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने केस स्टडी किया, हमने ड्रॉबैक को खोजा। तो क्या हुआ कि अधिग्रहण परिषद की स्थापना उसी के बाद की गई कि हम अपने स्वीकृत सशस्त्र बलों को स्वीकृत आवश्यकताओं को शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए, अर्थात ये रिकमेंड करेंगे और ये क्या करेंगे, इसे क्या कर देंगे, जस्टिफिकेशन करके रक्षा मंत्रालय के साइन करके तुरंत खरीद नीति देंगे। उससे पहले अलग स्तर पर बोर्डें बनी रहती है। फिर भी ध्यान रखिएगा यह प्रक्रिया जल्दी खरीद को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इस परिषद का निर्माण, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, रक्षा मंत्री के द्वारा की जाती है। जो आपको ध्यान रखना, DAC अधिग्रहण संबंधी मामलों निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है। अब ये भी आपको याद रखना। इसके अतिरिक्त एकीकृत निर्देशन मिसाइल प्रणाली विकास प्रणाली, तो मैंने इसका आपको डू यू नो में भी इसे दिया था, आप लोग को याद हो, अगर देखे हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यह क्या था, पटना कॉन्सेप्ट इसे मान कर चलिएगा। क्या था, इसके तहत मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता करना 1983 में अनुमोदित किया गया, 2012 में इसे पूरा कर लिया गया। यह क्या था, एकीकृत प्रणाली। इसने क्या किया, जब हमने लक्ष्य के साथ कार्य करने की क्षमता डेवलप की, तो हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को क्या किया, MIP को क्या किए, इसी के तहत कि हमने लक्ष्य अगर निर्धारित कर ले, टारगेट फिक्स कर ले, तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखिए इंटीग्रेटेड जो मिसाइल टेक्निक थी, उसके तहत पटना कॉन्सेप्ट 5 मिसाइलों का निर्माण करना, जिसमें पृथ्वी था, अग्नि के बाद त्रिशूल के बाद आपको नाग के बाद आपको आकाश। यह महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखने का आवश्यकता है। इसमें पृथ्वी सतह से सतह मार करने सक्षम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। अग्नि सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली सक्षम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी, यानी यह
5 वर्जन में आपको चीज़ें दी जा रही है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 4, अग्नि 5। इस पर मैंने आप लोग को एक रिलेशन भी दिया था किसके जद में कौन कौन से आपको हैं। अग्नि 5 के तहत हम कौन कौन से इंटरकंटिनेंटल मिसाइल के तौर पे इसे देख रहे हैं, तो कहाँ तक मारक क्षमता है, तो मुझे बताइएगा यह कमेंट सेक्शन में। 1 का मारक क्षमता कितने दूर तक है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का कितना मारक क्षमता है। 5 के तहत, अग्नि 5 के तहत हम किन किन महाद्वीपों तक पहुँच सकते हैं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर उसके बाद त्रिशूल। त्रिशूल क्या है, सतह से आकाश में मार करने के सक्षम कम दूरी की मिसाइल है। नाग तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। तो ये आपको यहाँ से प्रश्न भी बीपीएससी से लेकर यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्जामों में पूछा जा चुका है। आकाश, सतह से आकाश में मार करने वाला सरफेस टू एयर सक्षम दूरी की मिसाइल है। तो आपको इसको याद रखना है कब तक, जब तक यह मिसाइल कॉन्सेप्ट काम कर रहा है इंडिया में। तो इसका मतलब एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। पटना कॉन्सेप्ट के तहत PATNA, पी से आपको पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग, ए से आकाश, पटना याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कुछ बच्चे केवल गुड मॉर्निंग करते हैं और गुड आफ्टरनून, ये सब मुझे पसंद नहीं है। बस आपको क्या करना, जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना उसका उत्तर देना, ये ज़्यादा मुझे खुशी देती। केवल अगर स्टडी करना है तो युक्ति IAS आपको यह प्रोवाइड कराता है। मैं यहाँ आलतू फालतू चीज़ों के लिए समय बर्बाद नहीं करता हूँ, ना आपको करने दूंगा। देखिए एक्चुअली देखिए, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर दिल में श्रद्धा किस तरीके से होगी, अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके उत्तर देने के लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, यह बेहतर रणनीति होगी, बेहतर सफलता की ओर बढ़ता कदम होगा। तो आप लगातार इसे क्या करना, आप लोग ये सब कीजिएगा, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे मैं बात करूं रक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, विकास संगठन की, जिसे DRDO कहते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, समीर V कामत। तो चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इनकी नियुक्ति कब की गई है, नियुक्ति कब की गई है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए आगे बात करें हम, यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान और विकास विंग के तौर पर काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है, अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से सशक्त बनाना या देश के लिए रक्षा उत्पाद निर्माण करना। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में, ध्यान रखिए, रक्षा विज्ञान संगठन जिसे डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन DSO के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो TDE कहा जाता है, तकनीकी विकास उत्पादन निदेशालय के को मिलाकर किया गया। अर्थात 3 कंपनी DRDO की स्थापना में थी। ध्यान रखिएगा, एक पहले आपको TSO, फिर TDES, उसके बाद लास्ट आपको आना है DTDP। इसे 3 कंपनियों को मिलाकर आपको बनाया गया DRDO। कब बनाया गया, 1958 में कार्य कर रहा है। चलिए आगे हम बात करें, इसके अतिरिक्त चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चीन की पनडुब्बी जो दी जाए, चीन की पनडुब्बियों का हद बताने के लिए तैयार है भारत, इस टाइटल के साथ यह न्यूज आया है। देखिए जो सबमरीन वारफेयर दिया जा रहा है, वारफेयर आपको सोनोवाय, इसके खरीद समुद्री चीन पनडुब्बियों की बढ़ती गतिविधियों को हम रोक सकते हैं, आकलित कर सकते हैं इस तरीके से। और पनडुब्बी मैंने एक दिन बताया भी याद हो, जो समुद्र में राज करता है ना, समुद्र में राज करता है, वो देश की सीमाओं में राज करता है। यह मैं आज की बात नहीं, यह प्राचीन कालों से है। अगर हम बात करें यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन या एशिया में आगमन का मुख्य आधार क्या था, यही आपको समुद्री बेड़े का निर्माण करना, समुद्र के क्षेत्रों पर अधिकार करना। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो यह क्षेत्र होता है ना, स्थलों का क्षेत्र आने जाने का बहुत दुर्गम होता है, बहुत ही खर्चीला होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए समुद्री क्षेत्र के बेड़े पर अगर आपका नियंत्रण हो जाता है तो आप किसी भी देश को अपने पैर तले क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसी के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, भारत के लिए सोनवाई क्यों इम्पोर्टेंट, सबसे पहले यह समझिएगा। सबसे पहले तो हिंद महासागर क्षेत्र जो है, आप एक जो आपको यह मलक्का जो जल संधि है, मलक्का जल संधि से जो जाती है और यह यूरोप जाने के रास्ते, अर्थात जब लाल सागर से होते हुए हम निकलते हैं स्वेज नहर की ओर जाते हैं, तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मार्ग है और एशिया को, पूर्व के एशिया को यूरोप से जोड़ने का मार्ग है। तो हिंद महासागर में हम जब तक क्या करें, एडवांस स्टेज पर नहीं होंगे तो हम ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सही तरीके से संतुलित कर पाएंगे। जैसे हेती का हमला बार बार होता है तो उसको संतुलित करने के लिए चाहिए ना। दूसरा, अगर किसी विषम परिस्थिति में चीन हमारा विरोध करता है या किसी प्रकार से होते हैं तो इसके लेन देन के रास्ते को हम बंद कर देंगे तो ये आर्थिक रूप से टूटेगा
और क्या होगा, कमज़ोर होगा तो वो युद्ध में कहीं ना कहीं हमसे बार्गेनिंग करेगा। आपको याद हो चीन क्या कर रहा है, ये रूस के रास्ते से आपको चीज़ें ले जाने का प्रयास कर रहा है। BRI ओबोर परियोजना, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसी के कारण वो लाना चाहता है कि यह क्षेत्र उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का है, जो हिंद महासागर में बढ़ते भारत के प्रभाव को दर्शा रहा है, उसको संतुलित करना चाहता है। तो आगे मैं अभी चर्चा करूंगा उस पर भी, पर फिलहाल जाने के अगर हम इस तरीके से स्ट्रेटजी हम आगे बढ़ पाएंगे, रणनीतिक तौर पर हम आगे बढ़ पाएंगे, तो हमारा क्या होगा, बेहतर परिणाम हम ले सकते हैं। तो इसको क्या करना है, इस सारे आर्टिकल को देख लेना है, इसको एक बार पढ़ लेना है और इसको एक बार न्यूज एनालिटिक के तौर पर देख लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। पहली बार 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने किया प्राइवेट स्पेस वॉक। तो वो पहले 2 व्यक्ति कौन है, इसका नाम आप लोगों को पहले जानना होगा। पृथ्वी के 730 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में जो आपको 2 लोगों को, जिसमें नाम है इसाक मैन और गिलिस, ने चहलकदमी की है। तो कितने किलोमीटर, तो ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष यह है, इससे 730 किलोमीटर ऊपर। तो यह स्पेस वॉक क्यों किया जाता है, देखिए हम नवीन प्रौद्योगिकियों के साथ जीना चाहते हैं, नवीन नवाचार के तहत हम जीना चाहते हैं। लोगों के पास विकल्प हैं, जो जिसके पास ये विकल्प है वो ऐसे मूवमेंट को क्या करते, जीना चाहते हैं। जीवंत के तौर पर जीवन को जीना कहीं ना कहीं बेहतर प्रबंधन का एग्जाम्पल देता है, कहीं ना कहीं आपको बेहतर एग्जाम्पल यह भी देता है कि आप इनोवेटिव है। जैसे स्पेस एक्स के व्यक्ति का नाम सुनिएगा, वो एलन मस्क पहले क्या किया, अपनी पूरी पूंजी को लगा दिया स्पेस एक्स को बनाने के, लास्ट जब उसका सफल परीक्षण हुआ था। उससे पहले उसके सारे परीक्षण असफल हुए थे। उनके जो कलीग थे वो मना किए थे, ये एक्सपेरिमेंट मत कीजिए नहीं तो हम रोड पर आ जाएंगे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर लास्ट स्पेस एक्स का जो सफल हुआ था, पहला सफल अभियान हुआ था, वो सफलता उनसे प्राप्त की। आज स्पेस एक्स कहाँ है, सोच के देखिएगा। तो इसी तरीके से जब व्यक्ति एक नवाचारी प्रवृत्ति को लेकर आता है ना, तो नए नए विकल्पों को तलाशता है। अब देखिए स्पेस एक्स अगर स्पेस वॉक करता है तो अंतरिक्ष पर्यटन लगातार बढ़ेगा और देश में विदेशों में पैसे की कमी नहीं है। इससे जो निजी कंपनियां होगी, सार्वजनिक कंपनियां जो होगी, अगर स्पेस वॉक कराती है तो उससे पूंजी निर्माण हो सकता है। और मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हम 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं अंतरिक्ष में तो उसके अनुपात में हमें 7 रुपया प्राप्त होता है, अर्थात हमें 7 गुना रिटर्न आता है। और यह जितना बड़ा बाजार बनता जाएगा, हम इससे क्या करेंगे, आय सृजित करेंगे। साथ ही साथ हम रणनीतिक तौर पर अगर स्पेस वॉक लोग करते होंगे, उसे किसी आपात स्थिति में उनके एक्सपीरियंस को हम होल्ड कर सकेंगे, एक्सपीरियंस को हम किसी अन्य अभियानों के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें याद आती है, ये सब चीज़ें होती है। तो नाम कम से कम पीटी फैक्ट का याद रखना है। 2 व्यक्तियों को ले गए इनके संदर्भ में। चलिए आगे हम बात करते हैं। चीन संग बड़ा मुद्दा है क्या, सीमा पर बढ़ते सैन्यीकरण। तो देखिए पूर्वी लद्दाख विवाद पर जयशंकर जी के द्वारा बातें की जा रही है। देखिए पीटी फैक्ट के साथ यह मेंस फैक्ट भी है, मेंस फैक्ट के साथ यह इंटरव्यू का हॉट टॉपिक है। अभी अगर चीन पर विवाद चल रहा है तो 10 व्यक्ति आएंगे इंटरव्यू में, तो उनसे कम से कम 7 से 8 लोगों से यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आपको भारत चीन के संदर्भ में जो लद्दाख सीमा विवाद है उसके संदर्भ में, या हम बात करें भारत के इस कोने से लेकर इस कोने तक जो भी विवाद के कारक है उससे संबंधित सभी चीज़ों को आपको देख के जानी चाहिए, पढ़ के जानी चाहिए। अन्यथा क्या होगा, प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो आप कहीं ना कहीं समस्याओं में आ जाएंगे। उसी के समाधान के लिए आपको पूरा हालांकि मैंने इससे पहले 27 अगस्त को इसके संबंधित न्यूज़ को कवर किया है, क्योंकि अभी इंटरव्यू चल रहा है तो कुछ बच्चों को लाभ हो जाएगा, कुछ बच्चे देखते भी हैं। जो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ताकि मुझे एहसास हो कि आप लोग अपडेट हैं, नहीं तो केवल चीज़ों को PDF के तौर पर प्राप्त ही करते हैं। चलिए आगे बात करें इसमें। तो देखिए स्विट्जरलैंड के जनेवा में थिंक टैंक जेनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ संवाद सत्र में जयशंकर जी के द्वारा जून 2020 में गलवान घाटी पर हुए संघर्ष भारत चीन संबंधों के समग्र तरीके से प्रभावित किया है। यह बातें आपसे पूछी गई, बताई गई इनके द्वारा। देखिए जुड़ी समस्या लगभग 75% तक सुलझ गया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या, सैन्यीकरण। तो इसके लिए देखिए मुद्दा सुलझ गया, तो क्या मुद्दा सुलझाने के लिए कुछ मंच है या ऐसे ही सुलझ गया, द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करके, या कुछ मंच के आधार पर जाकर वार्तालापें हुई हैं तो जाकर सुधे, उस पर हम चर्चा करें। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कुछ बातें और भी,
कि 2020 की लगातार चर्चा हो रही है, 2 मई 2000 जून में आपको चर्चा हो रही है। इस तरीके से 1980 के घटक की चर्चा हो रही है। दोनों देशों के बीच समान तरह का आधार था, स्पष्ट रूप से ये बातें की गई। आप इसको पढ़ लीजिएगा, पर मैं इसके कंटेंट को आपको दूंगा जिससे आप ज़रूर कवर कीजिएगा इंटरव्यू के दौरान। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले भारत और चीन के संबंधों को हम देखें तो ध्यान रखिएगा कि भारत चीन तब तक विवादित है जब तक ये लद्दाख का क्षेत्र भारत के साथ जुड़ा हुआ था। बफर स्टेट के तौर पर लद्दाख काम करता था, पर जैसे ही लद्दाख का उसने अधिग्रहण किया, दलाई लामा भारत में आते हैं, भारत में आकर वो अपनी सत्ता को चलाते यहाँ से है, उसी समय से और भी विवाद कायम हो गया। हम 1962 के युद्ध को भी देखते हैं, ध्यान रखिए। भारत चीन जो युद्ध हुआ था उसके संदर्भ में ही अगर बात करते हैं तो चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो भारत और चीन का संबंध है, इसके अतिरिक्त भी ध्यान रखिएगा, यह जो क्षेत्र है ना उसमें आधिपत्य स्थापित करने के लिए भी है। साथ ही साथ भारत का बढ़ता दक्षिणी चीन सागर में एक्टिविटी भी काम कर रही है। साथ ही साथ भारत का मध्य एशिया यहाँ है, मध्य एशिया में बढ़ता प्रभाव भी कारक माना जा रहा है चीन के साथ विवादों का। भारत का अरब कंट्रियों में, अरब खाड़ी में, जो भी मैंने हाल ही में न्यूज़ कवर किया था, आप लोगों को बताया था, बढ़ता प्रभाव भी चीन का एक मूल सर का दर्द बनता जा रहा है। भारत तृतीय देशों का नेतृत्व कर रहा है, कहने का मतलब जो अफ्रीकी कंट्री है उसका भी नेतृत्व कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत क्या कर रहा है कि यूरोप में अपने बाज़ारों को सुनिश्चित कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो एशिया का यह क्षेत्र है, पूर्व एशिया की हम बात करें, उसमें महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी के तौर पर कोई भी है तो चीन का वो भारत ही है। इसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम देखते हैं तो भारत का भी जस्ट अपोजिट कौन होता है? चीन, क्योंकि हम इसके साथ व्यापार अधिशेष में चल रहे हैं, व्यापार घाटे में चल रहे हैं। चीन क्या है? भारत व्यापार घाटे में और चीन अधिशेष में है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, हम बाजारीकरण, मैंने कभी बात की थी, आप लोगों को बताया था अगर याद हो, अगर चीन को कुछ नहीं करना, हम युद्ध ना करें तो उसको केवल एक ही मुद्दे पर हम हरा सकते हैं, कम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के तहत। हम अगर मैन्युफैक्चरिंग को अधिक कर ले, हम उत्पादन को बढ़ा ले, उसके उत्पाद को हम उसके विकल्प के तौर पर विश्व को दे, तो चीन की अर्थव्यवस्था की धराशाही का मार्ग स्टार्ट हो जाएगा और हमसे वो किसी भी तरीके से सीमा विवाद से उलझेगा नहीं। क्योंकि ध्यान रखिए, चीन का मजबूत पक्ष क्या है? सबसे मजबूत पक्ष यही है कि उसका उत्पादन नीति जो है ना, उत्पादन नीति ही सबसे मजबूत पक्ष है। यह इतना इन्वेस्ट कर देता है उत्पादन के माध्यम से कि आप सोच नहीं सकते हैं। पूंजी निर्माण जो होता है ना, उत्पादन के निर्माण से होता है। उत्पादन जितना अधिक कीजिएगा, पूंजी का निर्माण उतना अधिक होता जाएगा। डिमांड्स क्रिएट करने पर डिमांड मार्केट में क्रिएट करवा देता है। अब मान लीजिए उत्पादन नीति में मान लीजिए 10 वस्तुओं की आवश्यकता है ना, यह क्या करता है? एक साथ 10,000 वस्तुओं का निर्माण करता है। इससे क्या होता है कि उत्पादन की लागत को कम कर लेता है और इससे मुनाफा अधिक कमाता है। और वो क्या करता है? रिसर्च एंड डेवलप, किसी भी चीज़ को बेचने के लिए वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे अधिक योगदान करता है। जैसे अभी गणपति पूजा गणपति मनाया गया ना, उसकी मूर्तियों का आपको यहाँ पर भेजा गया, चीन की बनी मूर्तियों को भेजा गया। सोचिए हमारे कल्चरल इन्वेस्टमेंट में वो कितना इंटरेस्ट लेता है, बच्चों के खिलौने को लेकर। इसी तरह के रिसर्च एंड डेवलप, हमारी आवश्यकता क्या है उसको ध्यान में रखकर वो वस्तुओं का निर्माण करता है। जो देश ऐसा काम करेगा वो ऑटोमेटिक, क्योंकि उपभोक्ता देश नहीं देखते हैं, उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता देश नहीं देखते, वो देखते क्या है, जो उनकी मांग है ना, मांग को पूर्ति कौन कर रहा है सबसे सस्ते दरों में, सबसे कम दर में, ये देखता है उपभोक्ता वो भारत का हो या XYZ किसी का हो। जब तक राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट, जैसे जापान में है, चीन में राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है, वो बाहर के देशों की चीज़ों को अडॉप्ट ही नहीं करते, तो वो देश उसमें कायम करता है। पर भारत जैसे देशों में उपभोक्ता की बात की जाए, वो देश नहीं देखते हैं, वो क्या देखते हैं? मांग की पूर्ति करने में सबसे कम दर किसकी की जा रही, सबसे कम दर किसकी है। मान लीजिए भारत एक प्रोडक्ट को बनाता है और चीन एक प्रोडक्ट को बनाता है, दोनों का मूल्य ध्यान रखिएगा, एक का भारत का मूल्य 10 रुपया है और इसका मूल्य, दोनों की क्वालिटी एक ही है, एक ही पैटर्न है, यह 8 रुपया है। तो
तो यह इस 8 रुपया वाले वस्तु को यहाँ के लोग खरीदेंगे, न कि यह इस वस्तु को 2 रुपया बचाने का प्रयास करेंगे। देखिए, उपभोक्ता के नज़रिए से यह कहीं बेहतर है विकल्प, क्यों नहीं ले, वो सस्ता माल लेंगे ही लेंगे, पर राष्ट्र के तौर पर यह घातक हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत चीन संबंध में देखिए, ध्यान रखिएगा, हालिया घटना से मैं शुरू कर रहा हूँ, पहले के बात नहीं करूँ क्योंकि प्रश्न यहीं से आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, वर्ष 2020 की बात कर ले, 2022 की बात कर ले, हम लद्दाख की गलवान घाटी की बात कर ले, अरुणाचल प्रदेश की तवांग को देख ले। हम यहाँ लद्दाख की बात कर रहे हैं, जो लद्दाख नया केंद्रशासित प्रदेश बनाया है, ठीक है ना। और यह अरुणाचल प्रदेश का गलवान घाटी, अरुणाचल प्रदेश का गलवान तवांग घाटी, तो दोनों जगह विवाद के कारण हाल के वर्षों में देखे गए। अब सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC है, ध्यान रखिए, दोनों ओर से पर्यवेक्षकों की इस बात पर सहमत हुई और वर्ष 2013 के बाद गंभीर सैन्य टकराव की संख्या की वृद्धि, जो लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और चीन के बीच बनाया गया था, उसे क्या किया गया, अभी वर्तमान में माना जा रहा है। स्पष्ट सीमांकन का अभाव दोनों देशों के बीच है। चीन इसे मानता नहीं था पहले, अब वर्तमान में हालांकि नियंत्रण LAC को मानता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, अभी भी अस्पष्ट है, जिसके कारण क्या होता है, जब बर्फबारी होती है तो मान लीजिए बॉर्डर है, दोनों देश बॉर्डर इस लाइन को मानते हैं, LAC इसे मान लीजिए, आपको बर्फबारी हुई तो क्या हुआ कि कभी भारतीय सेना इसकी सीमा में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ बॉर्डर लाइन नहीं बना हुआ है, कुछ उस पर बेड़ीकरण नहीं किया गया, तो एक वस्तु पहाड़ी के आधार पर इसका निर्धारण करते हैं। कभी ये इधर आ जाएंगे, इधर की सेना इधर आ जाएगी, यही इतना दूर का डिस्प्यूट का मात्र माना जाता है क्षेत्र, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये घुस कर यहाँ आ रहे हैं और भारतीय सेना यहाँ घुस के यहाँ जा रही है, अर्थात हम किलोमीटर की बात करें तो दूरी तक, यह केवल 2 से 4, 5, 10 किलोमीटर का ही मामला देखने को मिलता है, जो सीमा विवाद का कारण होता है। चलिए आगे बात करेंगे। इसके अतिरिक्त भारत चीन बॉर्डर की हम बात कर ले तो ध्यान रखिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है LAC, 1993 में आधिकारिक तौर पर इसे LAC बॉर्डर माने, उससे पहले ये मानता ही नहीं था। तो मेक मोहन रेखा, ध्यान रखिएगा, जो चीन का बॉर्डर है उसको मेक मोहन रेखा के तौर पर हम देखते हैं ना। अगर इसके अतिरिक्त बात करें, क्वेश्चन मुझे PT फैक्ट में बताइएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, और भारत और चीन के सामने जो कश्मीर विवादित क्षेत्र है उसमें कौन सा लाइन के साथ हम उसे जानते हैं, ठीक है ना। चलिए ये बताना है। तो यह जो चीन है, भारत चीन सीमा 3 पार्ट में बटा हुआ है, एक वेस्टर्न में, एक सेंट्रल सेक्टर में, एक ईस्टर्न में। जो पूरी तरह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की बात करते हैं वो 3 पार्ट में है, जिसमें वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेंटर आपको बात करती है। अगर हम बात करें कि इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना है, तो मैंने कभी आप लोगों को याद हो देशों के साथ सीमा, कौन कौन से सीमा के राज्य मिलते हैं, भारत के राज्य मिलते हैं, उसकी एक चार्ट दिया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य मिलते हैं, जिला मिलता है। मैंने चार्ट दे रखा है, आप लोगों को नहीं मिला है तो कमेंट सेक्शन में गूगल पर सर्च कीजिएगा। प्रश्न एक्चुअली पूछा जा चुका है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जिले से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पहले तो राज्य से पूछता था ना, अब जिले से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है, ऐसा नहीं कि केवल हवाबाजियों में काम तैयारी करनी है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। इसके आगे अगर हम बात करें 1962 चीन भारत युद्ध के बाद, ध्यान रखिए, अस्तित्व में LAC आया था। उसके बाद भारत चीन को 3 सेक्टरों में विभाजित करता है, पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख, मध्य क्षेत्र अर्थात यही जो सेंट्रल आपको है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, उसके बाद पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश सिक्किम। तो आपको ईस्टर्न सेक्टर में कौन आता है, लद्दाख आता है, सेंट्रल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आएगा, और ईस्टर्न में आपको यहाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो यह राज्य का नामकरण को भी ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलिए इसके आगे मैं बात करूँ, सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित एक दूसरे के मुख्य शस्त्रों के साथ ये सब चीज़ें साझेदारी ने उन्हें रणनीतिक भागीदार बनाने के लिए राजनीतिक मामलों सहयोग के अवरुद्ध रखा है। दोनों देशों के जो आपसी हित है, भारत और चीन के आपसी हितों को प्रभावित करता है। कभी चीन रूस के साथ जाएगा, रूस कभी चीन को लेकर आएगा अपने फेवर में, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात अमेरिका के अपने हित है वो प्रतिद्वंदी ही चीन के साथ रहेगा। तो भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे हैं तो चीन उससे बुरा खफा रहेगा। तो यही जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, इस ट्रायंगल को समझिएगा। एक रूस है जहाँ, एक चीन है जहाँ, ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो एक जगह जहाँ चीन है और भारत है, ठीक है ना,
और एक जगह अमेरिका है यूएसए और एक जगह रूस है। तो इसी के परस्पर हित एक दूसरे के साथ प्रभावित होते हैं, इसे याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे मैं बात करता हूँ। आगे अगर बात करें सीमा विवाद समाधान तंत्र क्या है, इस संबंध में आप लोगों को देखना है कि सीमा शांति अमन समझौता बॉर्डर पीस एंड जो आपको एग्रीमेंट कराया जाता है उसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि सीमा विवाद समाधान तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण है सीमा शांति अमन समझौता, जो 1993 में हस्ताक्षर किए गए थे और जिसका बल प्रयोग, त्याग, एलएसी में मान्यता और बातचीत के माध्यम से सीमा समाधान का आह्वान किया। अर्थात एलएसी जो बॉर्डर है आपको यहाँ से यहाँ तक, वहाँ किसी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल प्रयोग को त्याग किया जाएगा। अर्थात गोला बारूद कोई बात होती है ना, उससे नहीं। इसलिए आप देखते हैं जब भी इस प्रकार के तवांग की घटना हो, गलवान की घटना हो, तो लाठी डंडे से मार होती है। हालांकि हथियार दोनों वर्ग के लोग रखते हैं, पर उसका गोली चलाना वर्जित किया गया है। तो इससे क्या होता है कि उस प्रकार के डिस्प्यूट आपको देखने को नहीं मिलता जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। समझ में आई बात? इसलिए ध्यान रखना है कि हम आपसी संबंधों को बेहतर करने के लिए शांतिपूर्ण मार्ग को भी ढूंढते हैं। तो एक बुद्धा फैक्टर भी यहाँ काम करता है, जिसे आपको ध्यान में रखना है, जो आगे मैं चर्चा करूँगा। आगे बात करते हैं एलएसी पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों की समझौता के लिए आपको एक विकल्प देता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि इस पर हस्ताक्षर 1996 में किए गए। तो याद रखना 93 में आपको यह किया गया, 96 में आपको एलएसी पर जो सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता, जिसमें एलएसी पर असहमति को हल करने के लिए गैर आक्रामकता, बड़े सैन्य आवागमन, पूर्व सूचना देने की बात की गई, मानचित्रों का आदान प्रदान देने की बात की प्रतिज्ञा की गई। जो एलएसी के अगर हम इधर आते हैं सटते हैं तो हम इसका क्या करेंगे, हम पूर्व सूचना देंगे कि हम यहाँ पर अपना आपको क्या कर रहे हैं कि होता है ना कि हम एक बार अपने बॉर्डर को देखेंगे, जाके वॉच करेंगे कि मेरे बॉर्डर के आसपास कुछ गतिविधि जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ ना हो। दोनों राष्ट्र स्वतंत्र है इसके लिए करने के लिए, पर इस सीमा के अंदर है। तो आएंगे ना अंदर से, तो आपको यह सूचना देनी होगी दूसरी सेना को। भारत अगर जाता है तो चीन की सेना को सूचना देना होगा, और चीन का सेना आएगा तो भारत की सेना को सूचना देगा। तो इस तरीके पूर्व सूचना आदान प्रदान किया जाता है, मानचित्र को आदान प्रदान किया जाता है। सीमा रक्षा सहयोग समझौता किया गया वर्ष 2013 में देवसांग घाटी घटना के बाद यह हस्ताक्षर किया गया था। तो ये कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा देवसांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। चलिए आगे मैं बात करूँ। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा क्या है कि ये बॉर्डर के अतिरिक्त भी बहुत सी विवाद, जैसे भारत चीन विवाद के कारक क्या क्या माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा यह मैप क्यों दिया गया, इसे थोड़ा सा देखिएगा आप लोग कि सीमा विवाद 4000 किलोमीटर सीमा लगती है, उसके विवाद दो भारत और भूटान के बीच, ऐसे दो मुल्क जो उलझे हुए हैं। भूटान में भी डोकलाम क्षेत्र का लेकर विवाद लगता रहा, वहीं भारत में लद्दाख के सटे अक्साई चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद जारी है। अब इसके दलाई लामा का तिब्बत कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ काम करता है। ड्रैगन देश इस बात से चिढ़ा हुआ रहता है कि तिब्बत के जो धर्म गुरु है, जिसे उसने कभी अपने क्षेत्र में हथिया लिया है, तो क्या हुआ कि दलाई लामा भारत का के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अपने पूरी सरकार चलाते हैं, कहने का मतलब तिब्बत के लिए। वहाँ पर अपने नेक्स्ट धर्म गुरु के लिए चयन भी करते हैं। तो इस तरीके से चीन क्या करता है, अपनी राष्ट्रीय नीति का उल्लंघन मानता है, इसके लिए वो खफा होता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का देखिए यह इंपॉर्टेंट है, इस मैप को देने का कारण क्या है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, भारत को मोतियों के माला की तरह जोड़ना, जो क्या करता है विषम परिस्थिति में भारत के इस स्ट्रेटजी पार्ट को हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके चाइना। इसके लिए चाइना क्या करता है, इन देशों को अतिरिक्त रुपये देता है। पैसा जरूरत है इन देशों को 10 टका का, ये दे देता है 5000 टका। तो अभी 4000 जो टका है क्या होता है कि देश पर अतिरिक्त बोझ डाल देता है, जिससे यह हथियार बेस यहाँ पर वो खरीदता है, इसके पोर्ट का उपयोग करता है और भारत की निगरानी को करता है। यहाँ से हिंद महासागर क्षेत्र में भी भारत के भू क्षेत्रों का यह केवल निगरानी इसलिए नहीं करता है कि रक्षा के क्षेत्र में इसको करना है, यह जासूसी भी करता है अन्य तरीके से। इनको भारत के अंदर के कार्यों को इसलिए यह इमें ज़्यादा फोकस करता है कि इसकी रणनीतिक जीत
दर्ज करानी है। तो इसके लिए पल्स ऑफ जो स्ट्रेटजी अपनाता है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स का कॉन्सेप्ट अपनाता है। चीन द्वारा समुद्र के आसपास के बंदरगाहों को नौसेना ठिकानों का निर्माण कर रहा है, जिसमें हम भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो ग्वादर, मालदीव में, आपको श्रीलंका में, बंगाल में, आपको म्यांमार में, इसी तरह ओमान में, आपको इस तरीके से हर जगह आपको देखने को मिलता है कि चीन का प्रतिद्वंदी आपको देखने को मिल रहा है। वहाँ पल्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से चीज़ों को कवर करने का प्रयास कर रहा है। नदी जल विवाद भी है। ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारे को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद है। जैसे हम सिंधु और पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच सिंधु जल समझौते हैं, वैसे चीन के साथ अभी तक कोई ऐसा समझौता नहीं है जल को लेकर कि बांध निर्माण के लिए जो चीज़ें की जाएंगी वो नियंत्रित तरीके से की जाएंगी। दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग की नीति अपनाएंगे या जल का वितरण अनुपातिक तौर पर किया जाएगा। ऐसा चीन के साथ हमारे कोई संधि नहीं है, पर भारत और पाकिस्तान की भी संधि है। तो जल विवाद को लेकर जब भी विवाद होगा तो निपटारण इसी संधि के तहत किए गए पैनल के आधार पर होंगे, उसी पैटर्न के आधार पर, उसी मानक के आधार पर। चीन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो यह इसका लाभ उठाता है। आप देखते होंगे भी हाल ही में चर्चा सुनने को मिला था, ब्रह्मपुत्र नदी को या ऊपरी जो है उसको मोड़कर अपने क्षेत्रों में ले जाने का प्रयास, बड़े बड़े डैम बना रहा है, जिससे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया भारत का जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है, जो सेवन सिस्टर के तौर पर जाना जाता है, वो कहीं ना कहीं बंजर होती चली जाएगी, सूखती चली। लॉन्ग टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, जल आपूर्ति कमी होगी। तो इस और क्या करता है, इसके अतिरिक्त जब अत्यधिक बारिश होता है तो डैम को खोल देता है, उसके दरवाजे को खोल देता है, तो इन क्षेत्रों में अत्यधिक बाढ़ आता है, तो हम दोनों तरीके से क्या होंगे, तबाह होंगे। इसलिए जल्दी नदी जल विवाद समाधान करने की आवश्यकता इन दोनों देशों के बीच देखने को मिलती है। भारत को NSG जो सदस्य है, ग्रुप है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने से रोकता है, बार बार चीन रोकता है। अगर ये हो जाता है तो भारत क्या है, ऑस्ट्रेलिया अपने जो मारक मिसाइल क्षमता है ना, वो आपको अभी वर्तमान के मारक क्षमता से अधिक बना सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप भारत चीन जो है, चीन और भारत का जो अंतर्द्वंद है वो कहीं ना कहीं और भी बढ़ जाएगा। इसको लेकर चीज़ें देखने को, भारत के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करता है। कई ऐसे मंचों पर, जैसे UN के मंच पर क्या करता है, या पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी संगठन है उसको सपोर्ट करता है, व्यक्ति को सपोर्ट कर देता है, डायरेक्ट नहीं इंडायरेक्ट भी कर देता है। इस तरीके से क्या होता है, आतंकवाद के मुद्दे पर लगातार आपको देखने को मिलता है कि भारत चीन के बीच चर्चाएँ रहती है, तल्ख चर्चाएँ रहती है। इसके अतिरिक्त बात करें हम, भारत के उत्तर पूर्व में भी चीन पहले आतंकवादी संगठनों को मदद करता था। BBC पिक्चर के मुताबिक क्या कहते हैं, आपको पूर्वोत्तर भारत में नागा विद्रोही गुट जो था उसके अध्यक्ष कौन आयाग को दावा किया था कि बकौल खोले यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा प्रमुख परेश बरुआ पूर्वोत्तर राज्यों के सक्रिय चरमपंथी संगठनों को चीनी हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराया गया था। ये छिपा हुआ नहीं है और यह उत्तर पूर्व को अभी तक भी प्रभावित करता है। अभी हाल ही में देखिएगा मणिपुर में मिसाइल हमला हो रहा है, कहाँ से आ रहा मिसाइल हमला, वो आप कहीं ना कहीं इन्हीं राष्ट्रों के सहयोग से वो चीज़ें प्राप्त होती है। वो कभी चाहता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है वो शांत रहे, राष्ट्र के विकास में साथ दे। यह प्रभावित क्षेत्र मानता ताकि हम इन क्षेत्रों म्यांमार के रास्ते हम क्या कर सके, लीगल हथियार का आवाजावी कर सके, हमारे हथियार बिके, साथ ही साथ हम अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। चेक नेक के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तरी क्षेत्रों को अलग कर सकते। मेन मकसद इन लोगों का यही होता है, पर ध्यान रखिएगा विवाद भारत इसके लिए कार्य भी गतिविधि करे। व्यापार संतुलन में बात करें तो वैसे तो चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, लेकिन दोनों देशों के बीच बड़ा व्यापारिक असंतुलन है। भारत इस व्यापारिक घाटे को बुरी तरह से शिकार है। पिछले साल की बात करें, भारत जो व्यापारिक घाटा 57 अर्थात 2016 की बात कर रहे हैं, 2017 में आपको व्यापार घाटा 61 था। अभी हम लोग 89 के आसपास व्यापार घाटा के पहुँचे हैं। तो कहीं कहीं आपको व्यापार असंतुलन जो देखने को मिलता है, व्यापारिक अधिशेष देखने को मिलता है। चीन इसमें जो एडवांटेज लिए हुए, कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं, आपको आर्थिक रूप से हम कमज़ोर देखने को मिलते हैं। हम अगर इस सेक्टर में, इसलिए PLI योजना जो पब्लिक लिक्विड इंसेंटिव जो लाया गया था, इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप किया गया था। तो यह कहीं ना कहीं और भी इसके विकल्प प्रो के तौर पर जब आएगा PLI प्रो कॉन्सेप्ट, तो और भी बेहतर हम प्रबंधन कर पाएंगे, जो इसका लाभ आपको ना अगले 10-15 साल में दिखेगा। तब तक भारत चीन के रिश्ते इसी संदर्भ से देखे जाएंगे कि व्यापार घाटा भारत को हो रहा है चीन के साथ, हमें संतुलित करने की आवश्यकता। अब ध्यान रखिए
रखिएगा। अब भारत जो 2024 की पिछली छमाही के दौरान देश का व्यापारिक निर्यात कितना रहा था, 5.41% से बढ़कर 230.41 अमेरिकी डॉलर हो गया। तो आपको समझने का प्रयास करिएगा कि इस तरीके से इस दौरान भारत चीन के साथ 41.6 अरब डॉलर का अपना उच्चतम व्यापार घाटा हुआ। तो ध्यान रखिएगा, पहले 57 हुआ, फिर 61 हुआ, फिर घट के 41 हुआ। फिर इस तरीके से आप देखने को मिलता है कि भारत जो है व्यापार घाटे में जून 2024 में अगर दरमियान चीन के महज 8 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि वहां से आयात कितना किया, 46.2 अरब डॉलर का। अर्थात वर्तमान में कितना है, 50.1 अरब डॉलर का क्या है, हम क्या करते हैं, व्यापार घाटा सहते हैं। अर्थात हम वस्तु तो चीन को कितना भेज रहे हैं, भारत से चीन को वस्तु कितना जा रहा है, लगभग अप्रोक्स 8 अरब का जा रहा है, पर हम चीन से कितने वस्तु को मंगा रहे हैं, 46.2 अरब का। तो शेष जो व्यापार घाटा है, आपको ध्यान रखिएगा, इस चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसके तहत वन बेल्ट BRI योजना जो परियोजना है, जो आपको पूरे चाइना क्या करता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव माध्यम से जिसे BRI कहता है, वो चीन के पुराने सिल्क मार्ग को नए मार्गों के साथ जोड़ना चाहता है। इससे क्या होता है, वो देश का भारत के साथ साथ यूरोप को, अमेरिका के और जो अन्य जो प्रतिद्वंदी देश है उसके साथ वो संतुलन बनाने का प्रयास करता है। पर चाइना का यह कॉन्सेप्ट भारत की संप्रभुता का भी प्रश्न है, क्योंकि पाकिस्तान के सीपेक जो ले गया, भारतीय अधिकृत क्षेत्रों से लेकर गया। यह भी एक मुद्दा है जो लगातार चर्चा का विषय बना रहता है दोनों देशों में। अब ध्यान रखिएगा, BRI परियोजना की शुरुआत कब किया था, 2013 में किया था उसने। वन बेल्ट वन रोड जो रोड इनिशिएटिव है, वो न्यू सिल्क रोड को वन बेल्ट वन रोड के साथ जोड़ना चाहता है। यह परियोजना एशिया, अफ्रीका, यूरोप के कई देशों में शामिल। इसका उद्देश्य क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, गल्फ कंट्रीज, अफ्रीका और यूरोप के सड़कों मार्गों के रास्ते से जोड़ना। यह कहीं ना कहीं चीन के नज़रिए से बेहतर है, अन्य देशों के नज़रिए से बेहतर नज़र आ सकता है, पर भारत के नज़रिए से कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होगा। यह स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं प्रभावित हो भारत, हालांकि भारत भी इसके विकल्प में इंटरनेशनल ट्रेड मार्क का डेवलपमेंट किया है, G20 में भी एक मार्क का डेवलपमेंट किया है। तो इस तरीके से क्या होता है, दोनों देशों के बीच यह परियोजना कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। फिर सीपेक की बात करें, जो 2019 में BRI सम्मेलन में जो BCIM बांग्लादेश, भारत, चीन, म्यांमार गलियारे की अहम परियोजना से हटा दिया। चीन अब दक्षिण एशिया में जो चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे, नेपाल चीन गलियारे का चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहा है। तो कहने का मतलब पाकिस्तान के साथ भी काम कर रहा है, नेपाल के साथ भी कर रहा है, और आपको ध्यान रखिएगा आपको म्यांमार के साथ भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है, स्ट्रेटजी तरीके से, रणनीतिक तरीके से। तो यह कहीं ना कहीं विवाद का कारण आता है। अब विवाद ही केवल दोनों देशों के बीच नहीं है, इसके बीच समाधान, आपसी सहयोग के भी मार्ग है, जिसमें हम दोनों देशों के बीच ब्रिक्स सम्मेलन में सहयोग की देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, जो आपको विकासशील देशों को मदद करता है, सबसे ज़्यादा भारत उसमें जो पैसे लिया है, वो कहीं ना कहीं भारत के और चीन के सहयोग की नीति के संदर्भ में देखा। भारत एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के तौर पर भी देखते हैं, दोनों देश संस्थापक सदस्य सहयोग देखने को मिलता है। संघाई सहयोग संगठन में भारत जब से शामिल हुआ 2017 के बाद से, तो दोनों देशों के रिश्ते इस मंच पर कहीं ना कहीं बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करें विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और IMF में जैसे संस्थाओं में सुधार संबंधी लोकतांत्रिक प्रणालियों में समर्थन एक दूसरे के साथ देखते हुए मिलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र क्या है, प्रशासनिक ढांचे में भागीदारी की बात। हालांकि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का मुद्दा है, UN सिक्योरिटी काउंसिल का, वो कहीं ना कहीं विवाद का कारण जरूर है, पर अन्य मुद्दों पर कहीं एक दूसरे के साथ देखते हुए नजर आते हैं। सभी मुद्दों पर नहीं, कुछ मुद्दों पर साथ दिखते जरूर आते हैं, जो आपको WTO वार्ताओं के दौरान भारत और चीन एक दूसरे के साथ दिखता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से हमारे केवल विवाद ही नहीं है, कुछ बेहतर है। G20 समूह में भारत और चीन के कुछ मुद्दे समान होते हुए दिखेंगे। पर्यावरण को लेकर अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों द्वारा भारत चीन दोनों आलोचना करते हैं, तो यहाँ भी दोनों देश एक दूसरे के साथ होते हुए दिखेंगे। बेहतर समन्वय के स्थापित करने की बात करता है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। आज का प्रश्न याद रखना है, क्या है आज का प्रश्न, भारत चीन संबंधों को लेकर व्यापारिक रणनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि व्यापारिक स्तर पर है। ध्यान रखिएगा, भारत चीन संबंध न केवल रणनीतिक स्तर पर है बल्कि यह व्यापारिक स्तर पर है। इस कारण से भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक असंतुलन की स्थिति को प्रभावित होता है। टिप्पणी करें। यह 250 शब्दों में इसका उत्तर आपको युक्ति है, इसके ऐप पर एक चैट बॉक्स बनाया गया हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का, उस पर आप भेजिएगा। इसके लिए आप लोग ध्यान रखना है, आपको यह प्लान चलाया जा रहा है, इस पर जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए। रीज़न उसके पीछे यह जो आपको हिंदी डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो हिंदी
आंसर राइटिंग कराया जा रहा है, आप लोगों को 365 दिन कराया जाता है। तो इसका अधिकतम लाभ लीजिए। आप इससे क्या होंगे, मेंस में अपने महत्वपूर्ण अंकों को प्राप्त कर पाएंगे। आप जितना अधिक अंक प्राप्त करेंगे आपका सिलेक्शन होने की रेट उतनी अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए इसके लिए UCTI आपको लगातार एनालिसिस पर आपको क्या चीज़ें कराई थी, आंसर राइटिंग कराई जाती है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको उपलब्ध कराया गया, मात्र 599 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो आपको UCTI का ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया जाता है, या ये वेबसाइट लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लगातार जुड़े रहिएगा, लगातार लिखते रहिएगा। मेंस इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसी भी अभ्यर्थी एस्पिरेंट से छिपा हुआ पार्ट नहीं है। अगर लिखने की क्षमता लगातार 6 घंटा नहीं आप में है तो आपको अधिकारी बनने का भी हक नहीं है, मेरा यह मानना है। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे मैं बात करूं तो 70 BPSC और 71 BPSC टारगेट बैच आपको चलाए जा रहे हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में दिया जाता है, इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बात मैं करूं नागरिक विमानन क्षेत्र में उड़ान योजना हवाई यात्रा में समावेशी बजट। देखिए बैठक क्या था कि द्वितीय एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन था। एशिया प्रशांत अर्थात ध्यान रखिएगा जो हिंद प्रशांत है, हिंद महासागर और प्रशांत जो महासागर है उसके बीच के देशों का यह जो सम्मेलन कराया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें भारत के साथ साथ कितने देश के लोग आए, 29 देशों के लोग, करीब 300 प्रतिनिधियों ने शामिल किया। अब यह ध्यान रखिएगा उड़ान योजना के तहत 1.4 करोड़ लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। तो जो प्रशांत क्षेत्र का है ना, हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं, ध्यान रखिएगा उसके साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए नागरिक उड्डयन को क्या किया जाएगा, बेहतर करने की बात की जाएगी। अब ध्यान रखिएगा उड़ान का टैगलाइन का उड़े देश का आम नागरिक जो टैगलाइन दिया गया था, यह कहीं ना कहीं देश को के साथ बेहतर संबंधों को स्थापित करता है। अब यहाँ ध्यान रखिए उड़ान योजना कब लागू किया गया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब चलिए आगे मैं बात करूँ इसके अतिरिक्त PT फैक्ट में यह भी याद रखना है कि यह जो मध्यम सेमी हाई जो स्पीड है ट्रेन है वंदे भारत का इंतज़ार खत्म हो गया है। 16 सितंबर को यह दौड़ेगा। कहाँ दौड़ेगा, इसकी ट्रायल कहाँ की गई थी, अहमदाबाद से गांधीधाम मार्ग पर किया गया था। अब याद रखना अब यह 16 सितंबर को भुज और अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो आपसे यहाँ PT फैक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए यह 150 से लेकर 200 किलोमीटर दूरी तक स्थित है, आपको 2 शहरों के बीच आवागमन को क्या करेगा, आसान करेगा। यह स्पीड इसका कितना है, अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए इसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है। तो इसके तहत आपको याद रखना है यह पहली वंदे मेट्रो होगी। चलिए इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र में नए विकल्पों की तलाश की जा रही है। तो ऊर्जा क्षेत्र पर लगातार बात हो रही है। हरित प्रदेश की बात करते हैं ना, हरित आवरण की बात करते हैं, तो हमें ऊर्जा के हरित अवलोकन की आवश्यकता हो जाती है। हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जकों को में एक ऊर्जा क्षेत्र में इसकी प्रमुख कारकों को जो देखते हैं, जो हम तापीय ऊर्जा से प्राप्त करते थे उसके योगदान को देखते थे, जिससे हमें CO2 अधिक उत्सर्जन होता था, और भी चीज़ें होती थी। तो क्या होता है कि ऊर्जा के बेहतर विकल्पों को तलाशने से हम इन सब चीज़ों समस्याओं से दूर हो सकते हैं। अगर हम बात करें भारत क्या है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए 2030 तक 500 गीगावाट लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत है। मैंने इस पर कल एक डाटा भी आप लोगों को दिया था, ये डाटा याद रखिएगा, वही डाटा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ डेली आपको एनालिसिस देखने की आवश्यकता है। जो कंटेंट 10 बार रिपीट हो जाएगा आपके नज़रिए से, आपके नज़र से ना, वो याद हो जाएगा। मैंने इतनी बार इसको हरित आपको नवीकरणीय ऊर्जा का डाटा दिया है ना, वो आप बार बार देखिए, उसी से याद हो जाएगा। इसमें देखिए क्या किया, रिन्यूएबल एनर्जी अच्छे ऊर्जा के रोजगार पैदा करने के लिहाज से चीन, ब्राज़ील, अमेरिका के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आपको स्थान रखता है। मैंने कल भी इस पर डाटा आपको दिया है। इसी तरह पूरे विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में नियुक्त लोगों की संख्या आपको कितना है, 15.7% है भारत में, 5.7% आपको भारत में है। इसी तरह हम बात करें देश में LED बल्ब के उत्पादन की बात करें, इस्तेमाल की बात करें, तो कहीं ना कहीं हम बेहतर स्थिति में हैं। अब हम बात करें इसके तहत 2022 तक भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 125 गीगावाट हो चुकी है, जो लक्ष्य निर्धारित किए हुए था। अब इसके 100 गीगावाट सौर ऊर्जा में 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से प्राप्त हुआ। वहीं भारत की कोयला आधारित क्षमता 2040 तक 151 गीगावाट से बढ़कर आपको 400 गीगावाट हो जाएगी। संभावना रखी गई है कोयला आधारित अर्थात तापीय ऊर्जा से। तो यह उत्पादन जो है ना कम करने की बात की जाए, तो धीरे धीरे हम लोग कम करने की बात करेंगे, तो इस तरीके से हम ऊर्जा विकल्प को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमको ऊर्जा की आपूर्ति करना।
अर्थात बिजली आपूर्ति करना, जिससे हमारे कोर सेक्टर डिपेंड करते हैं। कोर सेक्टर के साथ साथ हम अन्य संसाधनों के उसके साथ जुड़े हुए हैं। लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा खपत की आवश्यकता है, उसको पूर्ति करने हमारे पास विकल्प होने चाहिए। कोयला सीमित साधन के तौर पर देखा जाता है, आज न कल वो समाप्त होगा, तो हमारे पास विकल्प क्या होंगे। साथ ही जलवायु परिवर्तन का मुद्दा जो काम करता है, उसको बेहतर प्रबंधन करने के लिए भी तापीय जो हम लक्ष्य बना रखे उसको कम करने की आवश्यकता है। ये सब कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, इसके लिए हम एक दूसरे के साथ सहमति व्यक्त कर सकते हैं। अब है कि भारत 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा है पंच तत्वों के तहत, जो COP26 में ग्लासगो में लिया था। तो मैंने कल भी इस पर आपको डाटा दिया है, ऐसा नहीं कि डाटा नहीं दिया हुआ। कमेंट सेक्शन में देखिए, आप लोग देखिए कल का न्यूज एनालिसिस जाके आपको डाटा दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से याद करने की बात है। मैं यही बात बार बार रिपीट करूँगा जो बात मैंने कल दिया है। आप जब तक रिपीट करो जब तक याद नहीं हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें, इसे अच्छे से देखना है। अब बात करें हम वर्ष 2040 तक भारत की ओर से 15,820 टेरावाट आवर बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरीके से पीटी फैक्ट डाटा आपको याद होगा। ये डाटा अपडेट डाटा है जो आपको मेंस में काम करेंगे, ऐसे में काम देंगे। अब मान लीजिए ऊर्जा क्षेत्र में भारत के विकल्प क्या है, इससे कोई ऐसे आ जाए, या भारत का विकसित बनने में ऊर्जा किस प्रकार सहयोग दे रहा है, इस प्रकार के ऐसे आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा। यही सब डाटा लिखना है ना, संपादकीय के पार्ट को ही लिख देना है। तो हर एंगल से आपको उत्तर लिखने चाहिए। तो जितना आप इन्वेस्ट कीजिएगा अपने आप में, उतना ही निखर कर सामने आइएगा। आप केवल शॉर्टकट की ट्रिक से सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, उससे पीटी पास जरूर कर लीजिएगा। पर पीटी ही केवल पास करना है तो ठीक है। अगर आप कुछ शॉर्ट नोट्स मांगते हैं, शॉर्ट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाकर आप केवल प्रीलिम्स पास करना चाहते हैं, तो आपकी समस्या मेरी या हमारे संस्थान या किसी अन्य संस्थान की समस्या थोड़ी है। हम आपको सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं, तो आपके इंटरनल पार्ट में आपको ये कॉन्सेप्ट लाने होंगे। कहने का मतलब सोचने में, लिखने में और समझने में, ये तीनों स्तर पर आपके ये कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए विकल्प क्या है। प्रश्न पूछो तो आप फटाफट इन सब चीज़ों की चर्चा कर दें। ऐसा नहीं कि उस समय तरेगन देखे आप ऊपर तारा देखना शुरू कर दें और छत की दीवार देखना शुरू कर दें। जब इंटरव्यू बोर्ड में आए, तो मैं एक मॉक इंटरव्यू में बैठा हुआ था, तो मैं एक बच्चे से कल ही का डाटा पूछ दिया कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत के क्या लक्ष्य हैं, पंच तत्व क्या है इस क्षेत्र में, पंच तत्व ग्लासगो का 2026 का लक्ष्य क्या है। वो मेरा मुंह और मेरे कलीग मेंबरों का मुंह देख रहा था। अब सोच के देखिए, हरित क्रांति की बात हो रही है, हरित ऊर्जा की बात हो रही है, हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इन सब मुद्दों में कहीं वो ये चीज़ को नहीं जानता। सोच के देखिए, उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं फंस जाएगा। किस्मत से जान के रखिए कि आपको नॉलेज होने की आवश्यकता है। सभी चीज़ें आपको नहीं जाननी है, पर उतनी तो जाननी है ना जो एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप शॉर्टलिस्ट करिएगा अगर बीपीएससी यूपीएससी के टॉपिक हो, तो ये अंडर 10 में जरूर होगा जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, और जिसमें ऊर्जा एक विकल्प के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही होगी। तो ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आप अपने डेप्थ में कमी कर रहे हैं, डेप्थ को बनाने में। तो डेप्थ बनाना, आपका अंदर की चीज़ों को इंक्रीज करना है, तो इन सब चीज़ों को सीखिए, समझिए और लिखिए। लिखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप जब तक आपके इसके माइक्रो नोट्स नहीं होंगे। साथ में इसको लिखने के लिए 250 शब्दों में 500 शब्दों में लिखने की क्षमता नहीं होगी, डेवलप नहीं, अर्थात 6 घंटे लिखने की क्षमता नहीं होगा। इन सब मुद्दों का समाधान आप नहीं कर पाइएगा। चलिए, इसी के साथ ऊर्जा क्षेत्र में त्वरित सुधार को दरकार है। सबसे पहले तो आयात पर निर्भरता कम करना, अर्थात मेक इन इंडिया प्रोग्राम MIP को क्या करना है, बेहतर करने की बात की। कोयले में कैलोरी मान को बढ़ाने और राख की मात्रा को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी निवेश की बात, अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, हमको करने की आवश्यकता है। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के देश में सौर ऊर्जा, जल विद्युत जैसी ऊर्जा स्रोतों की अपार क्षमता है। तो इसके लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, प्रौद्योगिकी को सस्ता करेंगे ताकि हम लोगों तक पहुंचा सके। उसके बाद कुशल संरचना वितरण सुनिश्चित, अर्थात कौशल आधारित रोजगार, आपको कर्मी की आवश्यकता है। तो हम कौशल विकास को बढ़ावा देंगे, जिससे हमें आपको नवीन अवसंरचना विकास होगा, बिजली संयंत्रों, ट्रांसमिशन लाइनों का बेहतर निर्माण हो पाएगा। सबसे अच्छा विकल्प यह है कि गैर नवीकरणीय संसाधनों पर दुनिया की निर्भरता खत्म किया जाए, समग्र संरक्षण प्रयासों को सुधार किया जाए, LED बल्ब को बढ़ावा दिया जाए। अगर दुनिया में उपयोग करते हैं तो ऊर्जा की मांग को कम करें, संकट को बचा सकते हैं, फिजूल खर्ची को रोक सके, परमाणु ऊर्जा के सेफ
प्रयोग को हम बढ़ावा दे सकते हैं, माइक्रो यूनिट्स लगा सकते हैं इसके आधार स्थान पर। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम ऊर्जा के उत्पादन के लिए अन्य विकल्प कैसे तलाश सकते हैं। तो चलिए आज के संपादकीय में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।